कभी सोचा है कि वो कौन सी ऐसी अनदेखी ताकत है जो एक सेब को पेड़ से जमीन पर खींच लाती है और ठीक वही ताकत चांद और सितारों को आसमान में अपनी जगह पर बनाए रखती है। चलिए आज उसी ताकत की कहानी जानते हैं जिसने ब्रह्मांड को देखने का हमारा नजरिया ही हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तो चलिए सीधे उस सबसे बड़े सवाल पे आते हैं जिसने इंसानों को सदियों तक उलझाए रखा। कोई भी चीज ऊपर उछालो तो वो नीचे आ जाती है, ये तो हम सब जानते हैं। लेकिन फिर ये बड़े बड़े ग्रह, हमारा चांद, ये सब आसमान में कैसे टिके हुए हैं? ये गिरते क्यों नहीं? ये एक ऐसी पहेली थी जिसे सुलझाने में हजारों साल लग गए। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही पुराने ख्याल से। पहले के लोग मानते थे कि ब्रह्मांड असल में दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक थी हमारी धरती, जहां के नियम कायदे हमें पता थे, सब कुछ जाना पहचाना था। और दूसरा था आसमान, जो कि एक रहस्य था, जहां के नियम कुछ अलग, कुछ दिव्य माने जाते थे। तो इस पहेली को समझने के लिए दो बड़े आइडिया सामने आए। पहला था टॉलेमी का भूकेंद्रीय मॉडल। इसके हिसाब से पृथ्वी यानी हमारी धरती ही ब्रह्मांड का सेंटर थी और सूरज, चांद सब कुछ उसके चक्कर काटते थे। अब ग्रहों की अजीबोगरीब चाल को समझाने के लिए ये मॉडल इतना कॉम्प्लेक्स हो गया कि इसमें चक्करों के अंदर चक्कर घूमने लगे। फिर आया एक बिल्कुल नया क्रांतिकारी विचार, सूर्य केंद्रीय मॉडल। कमाल की बात यह है कि भारतीय खगोलशास्त्री आर्यभट्ट ने 5वीं शताब्दी में ही यह बता दिया था कि भाई सूरज बीच में है और धरती समेत बाकी ग्रह उसके चारों ओर घूमते हैं। बहुत बाद में कोपरनिकस ने इसी मॉडल को और आगे बढ़ाया, जिसने ग्रहों की चाल को बहुत ही आसान तरीके से समझा दिया। पर मजे की बात देखिए, जो पुराना मॉडल था यानी धरती को केंद्र मानने वाला, उसका दबदबा लगभग 1500 साल तक बना रहा। जब गैलीलियो जैसे साइंटिस्ट्स ने नए सूर्य केंद्रीय मॉडल की बात की तो उन्हें समाज और उस वक्त की सत्ताओं का बहुत ज्यादा विरोध झेलना पड़ा। इससे यह भी पता चलता है कि किसी नए आइडिया को अपनाना कभी भी आसान नहीं होता। तो कहानी में अब एक नया मोड़ आता है। गैलीलियो के ही समय में टाइको ब्राहे नाम के एक एस्ट्रोनॉमर थे, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बिना किसी टेलीस्कोप के सिर्फ अपनी आंखों से ग्रहों की एकदम सटीक पोजीशन को नोट करने में लगा दी। उनके बाद उनके असिस्टेंट जोहानस केपलर ने उस सारे डेटा को पढ़ा, उसका विश्लेषण किया और ग्रहों की चाल में छिपे कुछ कमाल के पैटर्न्स खोज निकाले। केपलर का पहला नियम तो एक धमाके जैसा था। उन्होंने कहा कि ग्रह परफेक्ट सर्कल यानी एकदम गोल रास्तों पर नहीं घूमते, जैसा कि हजारों साल से माना जाता था, बल्कि वो दीर्घवृत्त यानी कि एक अंडाकार रास्ते पर घूमते हैं। और सूरज उस रास्ते के ठीक बीच में नहीं, बल्कि एक तरफ, एक फोकस पर होता है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खोज थी। अच्छा, ये दीर्घवृत्त या इलिप्स होता क्या है? इसे समझना बहुत आसान है। मान लीजिए आपने दो कीले गाड़ी, उनके चारों ओर एक धागे का फंदा डाला और पेंसिल से उस धागे को खींचकर एक घेरा बना दिया। बस ये जो अंडाकार शक्ल बनी, यही इलिप्स है। ग्रहों की कक्षा भी बिल्कुल ऐसे ही होती है, जहां सूरज उन दो कीलों में से किसी एक की जगह पर होता है। केपलर का दूसरा नियम तो और भी दिलचस्प है। सोचिए कि ग्रह और सूरज के बीच एक लाइन है जो एक पेंट ब्रश की तरह काम कर रही है। केपलर ने यह पाया कि यह ब्रश बराबर समय में हमेशा बराबर एरिया पेंट करता है। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा मतलब यह हुआ कि जब कोई ग्रह घूमते घूमते सूरज के पास आता है तो उसे अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ती है ताकि वो उतने ही टाइम में उतना ही एरिया कवर कर सके, और जब दूर जाता है तो धीमा हो जाता है। और फिर आया तीसरा नियम, जिसने सौर मंडल की छिपी हुई मैथमेटिकल खूबसूरती को सबके सामने ला दिया। केपलर ने बताया कि किसी भी ग्रह का परिक्रमा काल यानी एक चक्कर पूरा करने में लगने वाला टाइम टी और सूरज से उसकी औसत दूरी ए के बीच एक गहरा रिश्ता है। अगर आप टी के स्क्वायर को ए के क्यूब से डिवाइड करें तो हर ग्रह के लिए जवाब लगभग एक जैसा ही आता है। इस टेबल में देखिए, चाहे बुध हो या नेपट्यून, आखिरी कॉलम में नंबर लगभग बराबर है। ये एक कमाल की खोज थी जिसने दिखाया कि ब्रह्मांड किसी सटीक गणित के हिसाब से चल रहा है। ठीक है, तो अब कहानी अपने सबसे बड़े, सबसे अहम मोड़ पर पहुंचती है। केपलर ने यह तो बता दिया था कि ग्रह कैसे चलते हैं, अंडाकार पथ पर, कभी तेज कभी धीरे, लेकिन कोई ये नहीं जानता था कि वो क्यों ऐसा करते हैं। इस क्यों का जवाब देने के लिए एंट्री होती है सर आइजैक न्यूटन की। सेब वाली कहानी तो हम सब ने सुनी है, लेकिन न्यूटन की असली जीनियस इस बात को समझने में थी कि जो फोर्स एक सेब को जमीन की तरफ खींच रही है, ठीक वही फोर्स चांद को भी पृथ्वी की तरफ खींच रही है। मतलब चांद भी लगातार पृथ्वी की ओर गिर रहा है, पर वो हमसे टकराता इसलिए नहीं क्योंकि उसकी अपनी एक साइडवे स्पीड है जो उसे एक ऑर्बिट में बनाए रखती है।
और इसी एक सोच से न्यूटन ने दिया अपना यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यानी गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। ये एक सिंपल सा नियम था जिसने जमीन और आसमान के कानूनों को हमेशा के लिए एक कर दिया। इसने बताया कि ब्रह्मांड की हर चीज हर दूसरी चीज को अपनी ओर खींच रही है। पर न्यूटन के नियम में एक पेंच था। उन्हें ये तो पता था कि गुरुत्वाकर्षण बल चीजों के मास और दूरी पर निर्भर करता है, पर उस बल की असल ताकत कितनी है उसका एक सटीक मान नहीं पता था। इस ताकत को एक कांस्टेंट जी से दिखाया गया, जिसकी वैल्यू खोजना अभी बाकी था। फिर लगभग 100 साल बाद हेनरी कैवेंडिश ने एक बहुत ही गजब का और अविश्वसनीय रूप से सेंसिटिव एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने लेड यानी शीशे के बड़े बड़े गोलों से छोटे गोलों पर लगने वाले बेहद कमजोर खिंचाव को मापा। ये खिंचाव इतना मामूली था कि इसे नापने के लिए बहुत ही महीन तार का इस्तेमाल किया गया। उस खिंचाव की वजह से तार में जो हल्का सा न दिखने जैसा घुमाव आया, उसे मापकर उन्होंने ग्रेविटी की असली ताकत का पता लगा लिया। और जी की वैल्यू निकली 6.67 इंटू 10 की पावर -11। अब ये नंबर सुनने में छोटा लगता है, पर यह असल में इतना छोटा है कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। इसे ऐसे समझें कि अगर दो इंसान 1 मीटर दूर खड़े हों तो उनके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल एक मच्छर के वजन के भी करोड़ों अरबों हिस्से से कम होगा। यही वजह है कि हमें रोजमर्रा की चीजों का खिंचाव महसूस नहीं होता, सिर्फ पृथ्वी जैसी भारी भरकम चीजों का ही होता है। तो सबसे बड़ी बात यह हुई कि जैसे ही हमें जी की वैल्यू पता चली, हम न्यूटन की इक्वेशन का इस्तेमाल करके अपनी पूरी पृथ्वी का वजन निकाल पाए। हमें धरती का रेडियस पता था, सतह पर ग्रेविटी जी की वैल्यू पता थी। बस इन सबको फॉर्मूले में रखा और पहली बार इंसान ने अपनी ही दुनिया का वजन कर लिया। इसलिए कहते हैं कि कैवेंडिश ने पृथ्वी को तौला था। अच्छा, अब जब हम ग्रेविटी के नियम को समझ चुके हैं तो एक और मजेदार सवाल दिमाग में आता है। ये ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे ज्यादा मजबूत कहाँ होती है? क्या पृथ्वी के केंद्र में या बहुत ऊपर आसमान में? तो इसका जवाब आपको शायद थोड़ा हैरान कर दे। गुरुत्वाकर्षण बल सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है पृथ्वी की सतह पर। जी हां, ठीक वहीं जहां हम सब रहते हैं। चलिए इसे समझते हैं। देखिए, ये तो साफ है कि जैसे जैसे हम सतह से ऊपर जाते हैं, दूरी बढ़ने से गुरुत्वाकर्षण कम होता जाता है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जब हम सतह से नीचे यानी जमीन के अंदर जाते हैं, तब भी गुरुत्वाकर्षण कम होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि तब पृथ्वी का कुछ हिस्सा हमारे ऊपर आ जाता है और उसका खिंचाव हमें ऊपर की तरफ खींचता है, जिससे नीचे की ओर लगने वाला नेट फोर्स कम हो जाता है। तो न्यूटन ने हमें एक ऐसे यूनिवर्स की तस्वीर दी जो एक घड़ी की तरह तय नियमों पर चलता है, बिल्कुल सटीक। पर उनकी कहानी गुरुत्वाकर्षण की पूरी कहानी नहीं थी। यह सवाल हमें आज भी सोचने पर मजबूर करता है कि जब गुरुत्वाकर्षण अपनी चरम सीमा पर यानी बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है, जैसे किसी ब्लैक होल के पास, तब क्या होता है? इसका जवाब हमें फिजिक्स की एक बिल्कुल नई दुनिया में ले जाता है, जिसकी खोज आइंस्टाइन ने की।